जो आज कार्यक्रम में आपका दोस्त भी और होस्ट भी डॉक्टर स्वप्निल जी। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य एक ऐसा मंच है हम जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में लगातार जानकारी देते हैं। इसके पीछे हमारी मानसिकता, हमारी अभिव्यक्ति यही है कि हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें। अगर किसी कारण से आप बीमार हैं, आपका कोई अपना बीमार है, तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे एक्सपर्ट जो जानकारी देती है उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाकर आप पुनः स्वस्थ हो जाएं। इसी श्रृंखला में एक खास बातचीत आज हम करने वाले हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान होने वाली कुछ खास परेशानियां और उनके निदान के बारे में। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है। डॉक्टर अदिति सिंघल हैं और आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैंने आपका नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आज का ये अंक सजीव फ़ोन इन होता है। तो शाम को 5:30 बजे तक ये फ़ोन लाइन खुली रहेंगी और 5 बजे तक आप डॉक्टर अदिति सिंघल मैडम से सीधे बातचीत कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। 2 फ़ोन नंबर आप टीवी स्क्रीन पे नोट कर लें। टीवी स्क्रीन पे उसके नंबर्स लगातार आप पे डिस्प्ले भी होंगे। तो एक पहला लैंडलाइन यूज़र्स के लिए 0755 जो भोपाल का एसटीडी कोड है 2660049। दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800233040। ये दोनों फ़ोन लाइन शाम को 5:30 बजे तक खुली हुई है। अदिति मैडम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो नव दंपत्ति होते हैं और वो जी। चाहते हैं कि अपना परिवार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या उचित समय रहता है कि वो जाकर गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर कोई काउंसलर से मिले, और एक अच्छा जच्चा बच्चे के लिए क्या बातचीत होना ज़रूरी है? जी। सबसे पहले तो प्रेगनेंसीज़ जहाँ तक हो सके प्लान रहे तो बेहतर होता है, क्योंकि आजकल लोग इतने बिज़ी हो गए हैं कि बाय द टाइम उन्हें पता चलता है कि वो कंसीव कर चुके हैं, तब तक स्टार्टिंग का टाइम जो कि ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है वो निकल चुका होता है। तो बेहतर है कि आप अपने पीरियड्स की ट्रैकिंग रखिए, एंड जैसे ही आपको लगता है कि आपके पीरियड्स मिस हुए हैं, दिन चढ़ गए हैं, तो घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट एक बार करके देखिए। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो तुरंत ही जाकर आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करिए। जी। नव दंपत्ति में अक्सर ऐसा होता है कि जानकारी का अभाव होता है, और अब तो ऐसा भी आ गया है कि अब शादी के पहले ही इस तरह की काउंसलर्स होते हैं जो आपको एक जानकारी देते हैं अगर जी। कोई लड़की है, शादी होने वाली है। तो क्या क्या खास बातें आप बताते हैं ऐसे नव दंपत्ति को कि उन्हें आगे फ्यूचर में किस तरीके से कंसीव के लिए प्लान करना चाहिए ताकि एक सुरक्षित और स्वस्थ बच्चा हो? जी, इस तरह से हम ये एक्सप्लेन करते हैं इस तरह के दंपतियों को कि मेनली आपको आपके खान पान का ध्यान देना है। अगर अल्कोहल कंजम्पशन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप उसमें अल्कोहल कंजम्पशन लेते हैं तो आपको वो अवॉइड करना है। स्मोकिंग से बचना है, हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज प्रॉपर होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल होनी चाहिए। एंड अगर आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तैयार हैं प्रेगनेंसी के लिए तो आपको बिल्कुल आगे प्रोसीड करना चाहिए। पर उसके पहले हमें कुछ बेसिक टेस्ट एक बार करवा के देख लेना चाहिए कि हमें कोई डिजीज़ ऑलरेडी है तो नहीं बॉडी में जी, पहले से। बिल्कुल। बहुत ख़ास बात है कि कुछ जानकारी आप जांच के ज़रिए भी पता कर सकते हैं। कोई ऐसी बीमारी हो जो आपके बच्चे में आगे आ सकती है तो उसका पहले ही निदान हो जाए, जब गर्भधारण के पहले ही इसके अगर सुरक्षित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और नव दंपत्ति के लिए कि किस तरीके से एक सुरक्षित जीवन उन्हें जीना है, एक स्वस्थ जीवन जीना है ताकि आने वाला बच्चा भी स्वस्थ हो, उसकी जानकारी भी गायनेकोलॉजिस्ट से या स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिल सकती है। मैम, जैसे आपने बताया कि एक ट्रैकिंग होती है पीरियड्स की, एक महिला को रखनी चाहिए। और ऐसे में लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आजकल पीरियड्स का जो अगर माहवारी की बात करें तो वो बहुत सारे कारण से ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई डेट भी फिक्स नहीं रहती है और बहुत सारी बीमारियां हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, शायद पीसीओडी है। तो कहाँ उलझन आती है? तो इसके अलावा भी कोई लक्षण है जिसको ये जताता है कि नहीं प्रेगनेंसी हो सकती है? पहला तो ये कि पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 21 दिन से कम की साइकिल है या 35 दिन से ज़्यादा की साइकिल है तो वो नॉर्मल नहीं है। 2-4 दिन आगे पीछे नॉर्मली सभी के वैरी करते हैं, पर इससे ज़्यादा की अगर आपकी साइकिल वैरी कर रही है तो आपको एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो अंडरलाइन कोई ना कोई डिजीज़ इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है थायराइड का डिसऑर्डर हो सकता है पीसीओएस हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस के और भी कोई कंडीशंस हों। तो जब भी आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं तो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप ज़रूर करवाइए। सेकेंडली, पीरियड्स के अलावा और भी कुछ माइनर चेंजेस रहते हैं जो आप देख सकते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने पर। जैसे आपको नौजिया फील होता है, फटीग लगता है, या लेथार्जिक बहुत ज़्यादा लगता है, इस तरह का कुछ भी सिम्टम आता है तो आप एक बार टेस्ट ज़रूर करके देखिए घर पे। बिल्कुल। मैम, जैसे आपने बताया एक वर्ड यूज़ किया था आपने, ऑर्गेनोजेनेसिस। हाँ जी। तो अगर कोई लेट होती है गर्भवती महिला वो जानकारी लेने में कि वो उसने गर्भ धारण किया हुआ है,
तो आप बोले ऑर्गोजेनेसिस आप पता नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या इसके पीछे क्या तात्पर्य है, मतलब उससे क्या नुकसान हो सकता है? जब महिला गर्भ धारण करती है तो भ्रूण जब बनना शुरू होता है तो शुरू के 8 हफ्ते वो समय होता है जब उसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं, जिसमें ब्रेन है, हार्ट है, इन सबका डेवलपमेंट होता है। इस दौरान कई दवाइयाँ ऐसी होती है जो अगर गर्भवती महिला ने गलती से जिसका सेवन किया हो तो उसका असर हो सकता है ऑर्गेनोजेनेसिस के ऊपर, और बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है। इसीलिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें मिस नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही पीरियड मिस होता है आप एक बार टेस्ट ज़रूर करके देखें, और टेस्ट पॉजिटिव आते से ही एक बार गायनिक को कंसल्ट ज़रूर करें। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि अभी तो शुरुआत ही है तो गायनेकोलॉजी से संपर्क नहीं करते हैं और घर में ही कुछ उपचार ले लेते हैं या घर में अच्छा एक जीवन शैली जीने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर से लेट मिलते हैं। तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि कुछ अगर बच्चे में कोई बीमारी पनप रही है या फर्स्ट 6 मंथ में ही कोई गलत ऑर्गन डेवलप हो रहा है या एबनॉर्मलिटी है कुछ, तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप तुरंत संपर्क करें और आप अपने मन में कोई भी भ्रांति हो तो ज़रूर उनसे पूछें। मैम, जैसे प्रेगनेंसी को अगर हम बात करें तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हाँ जी। 3 ट्राइमेस्टर जैसे हम लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर में पहला 3 माही जो होती है, तिमाही, इसमें क्या सावधानियां रखना आवश्यक होता है? क्योंकि हमने देखा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चाहे वो एबॉर्शन की बात कर लें कि कई लोग कंसीव करते हैं लेकिन सेकंड थर्ड मंथ में अबॉर्ट भी हो जाता है। हाँ जी। तो क्यों ये ज़रूरी होता है और इसमें क्या बीमारियां आती हैं और क्या नॉर्मल इसके लक्षण होते हैं? पहला जो 3 महीना होता है उस दौरान शरीर में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे होते हैं, जिसमें कि हम देखें तो हमारा शुगर का लेवल चेंज हो रहा होता है, हमें थायराइड होने की रिस्क बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर होने की रिस्क बढ़ जाती है। इसीलिए पहले 3 महीने में आपकी जांच होना बहुत ज़रूरी होता है। इस दौरान एक अच्छा आहार लेना भी ज़रूरी है, खासकर जो हम फॉलिक एसिड देते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब बच्चे का ऑर्गेनोजेनेसिस का फेज़ होगा, तो फॉलिक एसिड का लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा आराम करना बहुत ज़रूरी रहता है, भारी सामान नहीं उठाना है, झटके वाला कोई काम नहीं करना है। ट्रैवलिंग हम थोड़ा अवॉइड करने को बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे अबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। कुछ ऐसी जांचें रहती हैं जो शुरू के 3 महीने में होना बहुत ज़रूरी है, जैसे पहली सोनोग्राफी जो हम बोलते हैं वो 6 हफ्ते के आसपास हो जानी चाहिए। अक्सर लोग इस सोनोग्राफी को मिस कर जाते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है, पर 6 हफ्ते पे होने वाली सोनोग्राफी से हमें ये पता चलता है सबसे पहले तो कि जो बच्चा बन रहा है वो गर्भ के अंदर ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्रस में ना बन के बच्चा फेलोपियन ट्यूब या ओवरी में बन रहा होता है। चूँकि इन ऑर्गन्स में यूट्रस की तरह फैलने की क्षमता नहीं होती है, तो उनके रप्चर होके अंदर इंटरनल हेमरेज होने का रिस्क रहता है, जो कि मदर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। तो वो चीज़ पकड़ में आ जाती है। दूसरा है कि एक बच्चा पनप रहा है या मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, वो हमें पहली सोनोग्राफी से पता चल जाता है। इस पहली सोनोग्राफी के अलावा एक और स्कैन होता है जो NT-NB स्कैन होता है। ये भी हम 11 से 13 हफ्ते के अराउंड करवाते हैं, जिससे हमें गर्भ में बन रहे बच्चे में किसी तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के चांसेस तो नहीं हैं, ये पकड़ में आ जाता है। अगर ये नॉर्मल आता है तो हम प्रेगनेंसी को नॉर्मली आगे प्रोसीड करने देते हैं। इसके साथ एक डबल मार्कर्स टेस्ट भी होता है जो कि ब्लड टेस्ट है, ये भी बच्चे में होने वाली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। जी। एक कॉलर जुड़े हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी यूपी से, उत्तर प्रदेश से। स्वागत है आपका नंदस्वरूप जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि प्रसव के पूर्व कौन कौन सी जांच करानी चाहिए, जैसे कि शुगर हो और हमारी कितना वजनता होनी चाहिए, खून में कैसे पता चले, तो ये सब चीज़ें हमें किस समय कराना चाहिए? बिल्कुल, जांचों की बात आपने निकाली थी, तो जांच जैसे आपने बोला कि शुरू फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ जांचें होना ज़रूरी होती है। हाँ जी। हमारे कॉलर भी जांच के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो आप लोग लिखते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता हो कि पहले से महिला में खून की कमी तो नहीं है, क्योंकि आगे जाके खून की कमी होना बहुत ही स्वाभाविक होता है जिस तरह का खान पान हमारा रहता है। दूसरा, शुगर का टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में शुगर होने की रिस्क बढ़ जाती है। और आजकल जिस तरह से PCOS महिलाओं में काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है, ऐसी महिलाओं में शुगर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप करें। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की जांच हम करवाते हैं, फिर खून में बाकी लिवर फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं, पेशाब की जांच होना ज़रूरी रहता है। थायराइड के लेवल्स क्या हैं, क्योंकि थायराइड की वजह से गर्भपात होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं, एंड इसके अलावा बच्चे में भी परेशानी हो सकती है, मानसिक विकास इसका पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है।
तो कुछ आम जांचें हैं जो ये नॉर्मली करवाई जाती हैं प्रेगनेंसी में। बिल्कुल, अक्सर जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं और बहुत सारी जांचें लिखी जाती है और तो हमारे मन में ये विचार आता है कि जांच की क्या ज़रूरत है, अभी तो शुरुआत है प्रेगनेंसी की। लेकिन जैसा मैडम ने बताया है कि इससे आगे आने वाले 9 मंथ के लिए पूरी सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो गर्भवती महिलाओं में गर्भधारण करने के बाद ही होती हैं। उसको पकड़ना बड़ा अति आवश्यक होता है, उसके नुकसान भी बहुत होते हैं। उसमें एक डायबिटीज़ है, मधुमेह, और एक थायराइड है, जो अक्सर हमने देखा है कि इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ या जेस्टेशनल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मतलब ये जैसे आपने बोला इतनी लंबी फहरिस्त है, उसमें शायद यही पकड़ना चाह रहे हैं कोई ऐसी बीमारी हो जो गर्भधारण के दौरान आई हो। एग्जैक्टली। तो डायबिटीज़ हमने देखा कि बहुत लोग मधुमेह का शिकार होते हैं। तो क्या इसमें कुछ अलग प्रकार से दवाइयाँ दी जाती हैं या पूरे 9 मंथ के लिए आप लोग क्या किस तरीके से प्लानिंग करते हैं? जी, अगर किसी महिला का शुगर का टेस्ट डिरेंज्ड आता है तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या वो बॉर्डर लाइन है या वो बहुत ज़्यादा रेंज के बाहर आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर उसको या तो एक्सरसाइज के माध्यम से या डाइटरी चेंजेस के माध्यम से कंट्रोल में लाने के लिए एडवाइस किया जाता है। उसके बाद भी अगर शुगर कंट्रोल में नहीं आती है तो फिर शुगर के लिए डेफिनेटली दवाइयाँ शुरू की जाती हैं और कभी कभी हो सकता है इंसुलिन पर भी महिला को डालना पड़े। तो कितना मुश्किल होता है मैडम कन्विंस करना, क्योंकि क्या होता है वो बोलते हैं हमने तो आज तक कभी शुगर हुआ ही नहीं और एकदम से शुगर आता है और फिर उसका इंसुलिन पे जाना पड़ता है सीधे। तो कितना डिफ़िकल्ट होता है आप लोगों के लिए उस पेशेंट के लिए वो समझाना और उनके परिवार वालों को? हाँ, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि पेशेंट कन्विंस नहीं होते हैं इजीली कि हमें कभी डायबिटीज़ नहीं था, घर में किसी को नहीं था, हमें क्यों हो गया है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी में रिलीज़ होते हैं, जो प्लासेंटल हार्मोन्स हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। कई बार PCOS आपको रहा है, आपका डायग्नोस नहीं हुआ है, आपने चेकअप नहीं करवाया है, वो भी एक रीज़न है कि उसकी वजह से भी आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तीसरा, जिस तरह की हमारी एक्टिविटी है, आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल ज़्यादा हो गई है, जंक फूड खाने में ज़्यादा आता है, तो इस वजह से भी डायबिटीज़ कई लोगों को डेवलप हो जाता है। जी मैडम, जैसे अगर वो बात नहीं माने, वो ध्यान नहीं दे कि डायबिटीज़ है, चलिए ठीक है थोड़े दिन वेट करते हैं, खाने पीने से भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में माँ, गर्भवती महिला और बच्चे पे कोई फ़र्क पड़ता है? काफ़ी फ़र्क पड़ता है। डायबिटीज़ की वजह से माँ और बच्चा दोनों को खतरा रहता है बराबरी का। बच्चे को खतरा रहता है कि उसको एब्नॉर्मलिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें कि दिल में छेद होना या क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम, इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं। और माँ में रहता है कि अबॉर्शन की रिस्क भी रहती है शुरुआती दौर में। और अगर हम जैसे जैसे डायबिटीज़ आगे प्रोसीड करता जाता है, आगे की बात करें तो फिर पानी बहुत ज़्यादा होना पेट में, जिसकी वजह से या तो समय के पहले दर्द आ सकते हैं या बच्चे का वज़न अति में बढ़ जाता है, जिसके लिए फिर नॉर्मल डिलीवरी होना असंभव हो जाता है और सिजेरियन सेक्शन के ही उपाय रहता है, खाली सीज़र से ही बच्चा हो सकता है। बिल्कुल, एक छोटी सी जांच और छोटा सा ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ का, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, उससे इतने बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन से, जटिलताओं से हम बच सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अगर आपका चिकित्सक आपके जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जिनको आपने चुना है कि पूरे 9 मंथ्स के लिए, तो उन पे विश्वास करें। उनके द्वारा जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस पर सेकेंड ओपिनियन के लिए मत सोचें, उस पर विश्वास करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मैम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तो बात कर रहे हैं हम, उसमें एक नॉर्मल सिम्टम होता है जैसे वॉमिटिंग आना, जिसको हम बोलते हैं सुबह उठ के सिकनेस होती है महिलाओं में। तो उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कि क्या वो नॉर्मल प्रोसेस है, वो कब तक रहता है? क्योंकि कई लोगों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो बड़ा मुश्किल होता है उस समय वजन बढ़ना। तो उसका क्या महत्व है? उसके लिए क्या कोई मेडिसिन भी आती है? हाँ जी, शुरू के 3 महीने में काफ़ी लोगों को समस्या होती है वॉमिटिंग की। दिन में एक आध बार वॉमिटिंग हो जाना नॉर्मल है, सभी को होता है। लेकिन अगर इतने अति में वॉमिटिंग हो रही है कि आप जैसे ही कुछ खाते हैं वैसे ही वॉमिट हो जाता है या पानी पीते हैं वैसे ही वॉमिट हो जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाके एक बार चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि ऐसे में डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है और मदर में कीटोएसिडोसिस होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो बेहतर रहता है कि हम जाके ड्रिप्स लगवा लें अगर ज़रूरत पड़े तो। दवाइयाँ बिल्कुल इसकी मौजूद हैं, गोलियाँ समय पर शुरू कर दी जाए तो इसकी वॉमिटिंग कंट्रोल में हो जाती है। इसके अलावा खाने पीने में इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम बहुत ज़्यादा देर तक भूखे पेट ना रहें। कई बार होता है 4-4, 5-5 घंटे तक महिला ने कुछ खाया हुआ नहीं है, उसकी वजह से भी ये वॉमिटिंग्स बढ़ जाती हैं। छोटे छोटे मील्स आपको थोड़े थोड़े इंटरवल पे लेते रहना है। सुबह उठते से ही बहुत देर खाली पेट नहीं रहना है, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हो उसके पहले ही आप कुछ खा लें। हर 2.5 से 3 घंटे में आपका खाना ज़रूरी है। बिल्कुल, छोटे छोटे मील्स की यहाँ पर बात हुई है। पहले भी जैसे हम लोग ने एक्सपर्ट्स बुलाए हैं तो उनमें यही बात हमेशा से रखी है कि आप छोटे छोटा मील्स लें, कुछ ना कुछ खाते रहें
वॉमिटिंग एक नेचुरल प्रोसेस जो फर्स्ट 3 मंथ में रहेगी, लेकिन आप खाना ना छोड़ें क्योंकि वज़न बच्चे का भी बढ़ना है, आपका भी बढ़ना है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और फिर डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी होने से वही अपने आप में एक बहुत बड़ी जटिलताएँ लेकर आती है, बहुत बड़ी बीमारी का संकेत होता है वो। सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें हम, तो उसमें हमने देखा कि अक्सर वो शांति से निकलता है। हाँ जी। तो क्या कुछ उसमें कुछ स्पेशल कुछ ध्यान रखना है, कुछ उसमें से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कुछ मार्कर्स कराने पड़ते हैं जिससे हम आगे की सब कुछ अच्छा चल रहा है पता चल जाए? हाँ जी, सेकेंड ट्राइमेस्टर ज़्यादातर आसानी से निकल जाता है, तब तक बॉडी अडेप्ट कर चुकी होती है प्रेगनेंसी के चेंजेस के लिए। जहाँ तक बात है स्पेशल टेस्ट की, तो हाँ, टारगेट स्कैन ज़रूर हमें 18 से 20 हफ्ते के आसपास करवाना ज़रूरी रहता है। टारगेट स्कैन एक ऐसी सोनोग्राफी है जो कि डिटेल में आपके बच्चे के हर ऑर्गन को स्टडी करती है कि जो ऑर्गन्स बन चुके हैं उसमें किसी तरह की खराबी तो नहीं है, सब पर्याप्त तरीके से बना है कि नहीं बना है। तो टारगेट स्कैन अनिवार्य होता है। इसके अलावा शुगर के लिए भी हम टेस्ट दोबारा से इस दौरान करते हैं क्योंकि ये वो समय होता है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है और डायबिटीज़ डेवलप होने की चांसेस इसी फेज़ में सबसे ज़्यादा होते हैं और अक्सर इसी टाइम पे डिटेक्ट होते हैं। तो ये 2 जांचें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं इस दौरान। मैडम, लेकिन होता ये है कि जैसे अगर हम फैमिली की बात करें, जो घर में जो सास हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, उस समय इतनी जांचें होती नहीं थी। नहीं होती। तो वो लोग बोलते हैं कि क्यों इतनी जांचें करा रहे हैं, कोई बीमार थोड़ी हो आप। तो कितना मुश्किल होता है कि ये टारगेट स्कैन थोड़ी महंगी जांच भी होती हाँ है। जी। तो पहले ये सब नहीं होता था, तो अभी क्यों इतना ज़रूरी होने लगा है? अभी इसीलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि पहले अगर हम देखें तो 24-25 साल की उम्र तक फैमिलीज़ कंप्लीट हो जाया करती थी। आजकल फीमेल्स करियर ओरिएंटेड हैं, शादी ही लेट होती है, कंसीव करते हैं 30 साल 31 साल की उम्र हो चुकी होती है। 30 साल के बाद जो अंडाशय में मौजूदा अंडे हैं उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनसे कंसीव होने वाले बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि डाउन सिंड्रोम है, बहुत सारी ऐसी एनॉमलीज़ हैं जो बढ़ जाती हैं, तो वो टाइमली डिटेक्ट होना ज़रूरी है। पहले के टाइम पे बच्चे भी लोग ज़्यादा किया करते थे, 3-3 4-4 बच्चे भी हो रहे हैं। आज के टाइम पे इंसान एक बच्चा प्लान करता है, तो वो चाहता है कि जो बच्चा हम प्लान कर रहे हैं वो सारी डिजीज़ से मुक्त हो, प्रेगनेंसी ईजिली स्मूथली कंसीव आगे बढ़ती रहे बिना किसी प्रॉब्लम के, और बच्चा हेल्दी होना चाहिए। तो ज़रूरी है कि हम टाइमली उसको डिटेक्ट कर सकें। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर टारगेट स्कैन आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने लिखा है तो वो ज़रूरी है। पहले शायद इतने इन्वेस्टिगेशन जैसे मैडम ने बोला नहीं होते थे, उसके पीछे कारण भी बहुत उचित है कि अब बहुत लेट एज में शादी होती हैं और बच्चे भी बहुत लेट होते हैं, तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो आपको आएंगे, तो उसको देखने के लिए ज़रूरी होता है। मैम, अगर हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो उसमें एक तैयारी होने लगती है कि प्रसव की तैयारी के लिए आप प्रिपरेशन होती है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक संवाद का, एक जो गायनेकोलॉजिस्ट और एक उसके पेशेंट के बीच में होना चाहिए। तो किन बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखने को बोलते हैं गर्भवती महिला को? सबसे पहले तो कि आखिरी के 3 महीने जो हैं ये ऐसा समय है जब कभी भी आपको लेबर पेन्स आने स्टार्ट हो सकते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि पूरा टाइम निकल गया है पर लेबर पेन्स नहीं आते, लेकिन आपको टाइमली हर 7 दिन में, आखिरी के 3 महीनों में हर 7 से 15 दिन में जांच के लिए आना चाहिए, ताकि ये असेस किया जा सके कि क्या आप लेबर में जा रहे हैं, क्या अभी समय है, बच्चे की बढ़त कैसी है, सोनोग्राफी कब होनी है, कलर डॉपलर की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ और हाई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से पेशेंट का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरी के 3 महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें इस समय भी हमको पकड़ में आती हैं कि बच्चे में वज़न पर्याप्त मात्रा में बढ़ रहा है कि नहीं, बच्चे में पानी की कमी तो नहीं है बच्चे के आसपास। इसके हिसाब से फिर आगे का इलाज किया जाता है। तो कुछ डाइट प्लान भी इस समय चेंज होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा वजन बढ़ता है। हाँ जी। अगर बच्चे की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हाँ जी। तो कुछ डाइट प्लान भी आप लोग देते हैं, चेंज करते हैं, या वही पूरी डाइट 9 महीने वाली डाइट ही चलती है? डाइट डेफिनेटली आखिरी के 3 महीने में डाइट का ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम अच्छी पर्याप्त मात्रा में बैलेंस्ड डाइट लें। ऐसा नहीं है कि हमें एक्सेस कैलोरीज लेनी है, बहुत ज़्यादा खाने का भी असर पड़ता है कि हमारा वेट एक्सेस में बढ़ता है, और माँ का वज़न बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं होगा कि बच्चे का भी वज़न बढ़ रहा है। तो हमें बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सब पर्याप्त मात्रा में हो, एक्सेस में नहीं लेना है। जंक फूड हमें अवॉइड करना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है क्योंकि उससे इन्फेक्शंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। एंड सेकेंडली फिर क्योंकि हमारी पाचन क्रिया जो है प्रेगनेंसी में उतने अच्छे से नहीं काम करती है जितनी कि नॉर्मल कंडीशंस में करती है, तो इंडाइजेशन के इश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। तो डाइट का ध्यान डेफिनेटली हमें कुछ एक्सरसाइज भी आप लोग बताते हैं ताकि उससे अच्छा रहे? हाँ, एक्सरसाइज यदि अगर आप प्रेगनेंसी के पहले से करते आ रहे हैं तो आप सेम एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं, पर किसी भी तरह की ऐसी एक्सरसाइज हमें नहीं स्टार्ट करनी है जिससे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़े
और भारी सामान उठाने वाला कोई काम नहीं करना है। स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, योगा आप कर सकते हैं, माइल्ड वॉकिंग अलाउड रहती है, बट बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज से हमें बचना है। बाकी आपकी बॉडी आपको खुद इंडिकेशन दे देती है, जब आपको लगे कि आपको थकान ज़्यादा हो रही है, आपसे नहीं टॉलरेट हो रहा है, तो आपको बिल्कुल रुक जाना चाहिए। बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल ही होती है। थोड़ा सा डॉक्टर से जानकारी लेते हैं कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, वो ज़रूर आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। मैडम, लोग संक्षिप्त में एक बात, स्टेम सेल को लेकर लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं, कितना ज़रूरी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, संक्षिप्त। देखिए, स्टेम सेल एक ऐसा इन्वेंशन है कि काफ़ी सारे डिजीज़ में वो बिल्कुल यूज़फुल है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली करवा सकते हैं, बट मैं इस पे ये नहीं कहूँगी कि सभी को करवाना चाहिए। ये खासकर उनके लिए है जिनमें प्रीवियस हिस्ट्री रही है कि बच्चे में किसी तरह की बीमारी रही है, पहले बेबी में है, तो आप सेकंड बेबी के लिए आगे प्लान कर सकते हैं कि हम स्टेम सेल बैंकिंग करवा लें, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली चीज़ होती है ये, तो हर कोई तो नहीं करवा सकता है इसको। बिल्कुल। डॉक्टर अदिति सिंघल, आप यहाँ आए, इतने अल्प समय में इतनी अच्छी जानकारी आपने साझा की, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो दर्शकों, देखा आपने कि सही समय पे सही जानकारी मिले तो एक जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हो सकता है। और गर्भ धारण करना, गर्भ अवस्था के दौरान और प्रसव तक आपको सारी जानकारी यहाँ पे डॉक्टर अदिति सिंघल मैडम ने दी, उसे आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा अवश्य बनाएं। हम अभी आपके साथ जुड़े रहेंगे 5:30 बजे तक नए एक्सपर्ट के साथ, और आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य।